कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं, जिसे आप लोगों को समझना होगा और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ये हैं, पहला स्थानीय मान और दूसरा जातीय मान और कह सकते हैं, और इसके अलावा ये प्राकृतिक संख्याएं, अनुवर्ती और प्रवृत्ति, ये सब हमें पढ़ना है। जिसमें से हम एक एक चीज़ों को बताने चल रहे हैं। स्थानीय मान जो होता है ये क्या होता है, जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है? तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान संख्याओं के जो उनके स्थान के आधार पे होता है। जैसे इकाई पे होती हैं तो इकाई के अनुसार होता है, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पे जब वो होती हैं और उसी के आधार पे उनके स्थानों को हम निश्चित करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई संख्या है, ये 5749 ये संख्या है, इन सभी संख्याओं में हम एक एक संख्या के स्थानीय मानों का जानने का प्रयास करते हैं। तो ये पहले तो हम इकाई की तरफ से ही चलते हैं। तो इकाई में ये 9 होगा, 9 पहले स्थान पे है तो हम इसमें एक इकाई का गुणा करवा देंगे और पता चलेगा ये 9 एकम 9 होगा। तो मतलब इसका स्थानीय मान 9 हो जाएगा। और इसी तरह से 4 आप देखेंगे, 4 दहाई स्थान पे दूसरे स्थान पे पड़ता है और दूसरे स्थान दहाई पे, इकाई से दहाई में से इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा और इसका स्थानीय मान 40 हो जाएगा। इसी तरह से 7 जो दिख रहा आपको, 7 दिख रहा, ये सैकड़े स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो सैकड़े पे बढ़ रहा, इसलिए इसमें 100 से गुणा करवाना पड़ेगा और इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 700 होगा। इसी तरह से 5 हजारवें स्थान पे है, हजारवें स्थान पे है, इसका मतलब हम 5 के लिए 1000 से गुणा करवाएंगे और ये 5000 बन जाएगा। तो ये इसका स्थानीय मान होगा, ठीक। और स्थानीय मान और जातीय मान, संख्याओं के 2 मान होते हैं। एक तो स्थानीय मान होता है, दूसरा जातीय मान होता है। जातीय मान जो होते हैं, जातीय मान संख्याओं के अपने वास्तविक मान ही होते हैं और ये जातीय मान कभी बदलता नहीं है। जबकि स्थानीय मान जो होता है वो स्थान के अनुसार बदलता रहता है। अगर जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 5749 लिखा हुआ है, अगर हम लिख दें 449 लिख देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसी 4 का स्थानीय मान जो हो जाएगा कुछ और हो जाएगा, सैकड़े पे आ गया, इसलिए इसमें 100 से गुणा करवाएंगे और ये 400 बन गया इसका स्थानीय मान। जबकि यहाँ 4 का स्थानीय मान 40 था। तो स्थानीय मान परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन जातीय मान किसी भी संख्या का नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का अगर जातीय मान की बात करेंगे तो यहाँ 4 ही रह जाएगा और इस 4 का भी जातीय मान की बात करेंगे तो ये 4 ही रह जाएगा। तो ऐसी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जातीय मान क्या होते हैं, स्थानीय मान क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं उसमें ऐसा भी होता है, ऐसा भी पूछा जाता है कि जातीय स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। जैसे मान लीजिए अब अगर परीक्षा में कह दिया जाए कि 40 जो 4 है, 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो 4 का स्थानीय मान तो हमें मिला है 40, लेकिन हम जानते हैं कि 4 का जो जातीय मान है वो केवल 4 ही होगा। और केवल 4 होने का मतलब ये हो जाएगा, कि हम अगर इसके स्थानीय और जातीय मानों का अंतर करेंगे तो यहाँ पे 36 आ रहा। तो मतलब स्थानीय और जातीय मानों के अंतर भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये बहुत ही जरूरी होता है इसको जानना। और इतना ही नहीं, परीक्षाओं में ऐसा भी होता है कि अलग अलग एक ही संख्या अगर अलग अलग स्थानों पे होती है तो भी उसके स्थानीय मानों का योगफल और अंतर भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए 545 लिखा हुआ है, 545 लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला जाए कि 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो हम देखेंगे ये वाला जो 5 है इसका स्थानीय मान 1 होगा, मतलब 5 इकाई पे है, 5 गुणे 1 5 हो जाएगा।
और ये वाला जो 5 है ये सैकड़े पे है, सैकड़े पे होने का मतलब इसका स्थानीय मान 100 से गुणा करना पड़ेगा और ये 500 बनेगा। तो बोला है 5 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताइए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 500 स्थानीय मान है और जाति मान 5 है, मतलब हमें मिल जाएगा 495। इसका अंतर ये आएगा। तो इस तरह से स्थानीय मान और जाति मान होते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को सिंपल सी बात है, प्राकृतिक संख्याएं भी परीक्षाओं में आपके डीएलएड में बहुत पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो हम सिंपल से कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा गणना किया जाता है, मतलब जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और गणना करने वाली संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि गणना तो 1 से ही होती है, 0 से तो हो नहीं सकती, शून्य में कुछ नहीं होता। तो 1 से शुरू होती है और 1 से चल करके ये अनंत तक जा सकती है। अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में ये चीज ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो एक ही शब्द के अर्थ हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अनुवर्ती क्या होता है, उत्तरवर्ती क्या होता है और परवर्ती क्या होता है। वैसे ये तीनों एक ही चीजें हैं, परीक्षाओं में अलग अलग करके कभी कह देता है इस संख्या का अनुवर्ती बताइए, कभी कह देता है इस संख्या का उत्तरवर्ती क्या होता है और किसी संख्या का परवर्ती क्या होता है, ये सब कहता है। तो कुछ लोगों को तो अनुवर्ती पता होता है और उत्तरवर्ती भी जानते हैं, लेकिन कभी कभी वो परवर्ती मतलब नहीं समझते कि परवर्ती क्या होती है। तो आप जान लें कि ये तीनों एक ही संख्या होती है। एक ही संख्या के मतलब 3 अलग अलग नाम होते हैं और इन्हें ज्ञात करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना पड़ता है। किसी प्राकृतिक संख्या में जब हम 1 को जोड़ देते हैं, 1 जोड़ने के बाद हमें उस संख्या का कह सकते हो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती प्राप्त हो जाती है। जैसे हम कह दें कि 550 का बताइए उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या बताइए, तो +1 कर देना होगा, मतलब इसमें +1 करेंगे तो 551 बन जाएगा। ऐसा होता है। और ये प्राकृतिक संख्याओं का दूसरा प्रकार होता है जो पूर्ववर्ती कहलाती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या की जो पूर्ववर्ती संख्या होती है हम सिंपल से उसमें एक कम कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। जैसे हम आपको 50 लेते हैं, 50 का पूर्ववर्ती क्या होगा, उसमें एक कम किया जाएगा, मतलब 49। किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती जो होती है उसमें एक कम करने से प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपको प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल हुई। और आगे देखते हैं हम। इसी तरह से आती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्णांक संख्याएं, इन्हें इंटीजर कहा जाता है। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सभी को लेकर के, सभी के समुच्चय को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, मतलब इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं। एक i+ होता है मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और i- मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। और इसमें धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मतलब जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं सारी की सारी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। और i- मतलब जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। और 0 भी आता है साथ में इनके शून्य भी आता है। और इस तरह से आप कह सकते हैं इनके साथ में 0 भी आता है। और 0 आने का मतलब ये कह सकते हैं हम कि इंटीजर जो होता है ये प्लस इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी के बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी की सभी संख्याएं पूर्णांक ही कहलाती है। चाहे धन वाली संख्या हो या ऋण वाली संख्या हो और जो भी हो, सभी की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। और इन्हें पहचानने को भी दिया जाता है कि पहचानिए। तो ऐसा होता है। अब इसके बाद से हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बस परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे कहा जाए तो जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं इन्हीं मुख्य रूप से इन्हीं दोनों संख्याओं के समुच्चय से ही, इन दोनों की संख्याओं की सहायता से ही पूरी संख्याओं का जो है टेबल बना हुआ है।
और कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों के संयुक्त करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें सभी की सभी धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय जितनी भी संख्याएं होती हैं सब इसी में आ जाती हैं वास्तविक संख्याओं में। और वास्तविक संख्याएं इन्हीं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं सिंपल से जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जहां पे एक शर्त होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी भी कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है जिसके नीचे ये 0 न हो, 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी संख्या होगी वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जितनी भी पूर्णांक संख्या हैं सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक सभी की सभी ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने 4 लिख दिया तो क्या 4 परिमेय संख्या नहीं है? और इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 इसके सभी संख्याओं के नीचे 1 होता ही है। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या बन जाएगी। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब परिमेय नहीं हो, अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय संख्याओं को कभी भी हम मतलब p/q के रूप में नहीं राइट कर सकते, नहीं लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्याओं की तो सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये इन पे हमेशा करड़ी लगा होता है जिससे ये पहचानी जा सकती हैं। और इसके अलावा अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, मतलब अशांत होता है। अगर दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है तो वो भी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। तो इस तरह से आज हम ये सारी चीज़ों को, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोगों के सामने पेश किए और समझाने का प्रयास किए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।